अगर ऐसा ही था तो सलमान खान तो पूरी फैक्ट्री खरीद लेता आदिवासी ऑयल की। उसने 8 बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। 8 बार। हाँ। डोनर खत्म हो गया उनका। सिंथेटिक हेयर का हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। हेयर की एक साइकिल होती है। एक टाइम पे वो ग्रो कर रहे होते हैं, एक में वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, एक में वो झड़ने की फेज में होते हैं। टेस्टोस्टेरोन से हेयर लॉस हो रहा है, आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ही ले रहे हो। आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले रहे हो बॉडी बनाने के लिए, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं डीएसटी में जाके कन्वर्ट तो होगा ही। जितना डीएसटी ज्यादा अवेलेबल होगा उतना डीएसटी बालों पे चिपकेगा भी, उतना रूट को कमजोर भी करेगा। पुराना ऐड आता था डाई वाला कि काटो घोलो लगा लो और हर बाल काला बना लो। तो पॉसिबल है इसके पीछे की कुछ साइंस समझ आती है आपको? 70 बाल रोज टूट रहे हैं उसमें से, 1,20,000 बालों में से। और सेम मेल में क्या होगा? मेल में क्या होगा? सबसे पहला उसको हेयर लाइन पीछे जाती हुई दिखेगी। हेयर लाइन पीछे जाएगी, ये हो गया स्टेज 3। स्टेज 4 हेयर लाइन पीछे गई, थोड़ा सा यहाँ से भी डेंसिटी खाली हो गई, ये स्टेज 4। स्टेज 5 में मिड स्कैल्प तक पहुंच गए, खाली हो गए बाल। स्टेज 6 में पूरा क्राउन खाली हो गया। इंसान को वैसे साल में कितनी बार गंजा होना चाहिए? देखिए, लोग कहते हैं कि आप पूरा शेव करा लो तो उससे ग्रोथ बढ़ जाएगी स्कैल्प की। ये भी मिथ है कि आप सिर्फ ऊपर से सिर्फ बाल देख रहे हो, पर आपको ये समझना चाहिए वो बाल आ कहाँ से रहा है। उसकी जो रूट है वो आपके स्कैल्प में प्रेजेंट है। आपको स्कैल्प नरिशमेंट भी करना है, आपको रूट का भी ध्यान रखना है और आपको हेयर लेंथ का भी ध्यान रखना है। टेस्ट करना चाहता है कि उसके बाल हेल्दी हैं या अनहेल्दी है, तो क्या वो कर सकता है घर बैठे बैठे? बिल्कुल कर सकता है। नंदिनी मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्यू पे। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आके, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ हेयर और हेयर केयर के बारे में, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ राइट पोर्टल फॉर मी, जहाँ मैं लोगों को मैं डेफिनेटली वो नॉलेज दे सकती हूँ। देखो, हमारी एज के जो लोग हैं, लाइक जो 30, 32, 33 है, उनको तो ये प्रॉब्लम है। ग्रूमिंग की जब भी बात आती है ना, तो सबसे पहले रोल प्ले करते हैं आपके बाल। अब वो चाहे सर के हों या बियर्ड के। और आज के जो टीनेजर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किसी के तो बाल ग्रे हो जा रहे हैं, किसी के 20-22 साल में बाल ही खत्म हो जा रहे हैं और वो पूरा गंजापन आ जाता है। बट गंजे से याद हो या, इंसान को वैसे साल में कितनी बार गंजा होना चाहिए? देखिए, लोग कहते हैं कि आप पूरा शेव करा लो तो उससे ग्रोथ बढ़ जाएगी स्कैल्प की। ये भी मिथ है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आप शेव कराओगे तो उससे आपके वो होगा, क्योंकि जो हम बाल कहाँ से निकल रहा है? जड़ से। जड़ पे 2-3 चीज़ें ही काम कर रही है, या तो अंदर से आपके जीन्स वैसे हैं, या आपका न्यूट्रिशन वैसा मिल रहा है जड़ को, या आप पे हार्मोनल एक्टिविटी। ये सारी चीज़ों का लेना देना ही नहीं है कि आपने ऊपर से उस तरह चढ़वाया कि नहीं चढ़वाया। ओके। उसका कोई मतलब नहीं। ऊपर से आप कुछ भी करते रहो, ट्रिम, शेव, ये सब, वो स्टिमुलेट नहीं कर रहा। आपको या तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी है उस रूट की, या आपको सही न्यूट्रिशन उस तक पहुँचाना है। तभी वो रूट उगेगी ना। आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों के बाल ना लंबे ही होते चले जाते हैं। लाइक मैंने बहुत सारी सबसे बड़ा एग्जांपल पता है कौन सा आपको? आदिवासी। देखा था, वो ऐसे हाँ, चलते जाते थे, हाँ, उनकी बाल ऐसे पीछे 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 आ रहे हैं। हाँ। तेरी बालों की कोई लेंथ होती है वैसे? बालों की लेंथ नहीं होती, ये जेनेटिक है। अच्छा, ये ये जेनेटिक है। जेनेटिक है, आदिवासी डेफिनेटली। वाले भी जेनेटिक है क्या? आदिवासी तो कोई जेनेटिक नहीं है, आदिवासी तो फेक है। उसको तो हम उसको उस कैटेगरी में ही नहीं रखते कि हम उसे माने कि वो हेयर का कोई ट्रीटमेंट भी करते हैं। हम तो बल्कि यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आदिवासी लगाया, चलो रहने दो। हमें समझ में आ गया कि आपके साथ कहाँ से शुरू करनी है काउंसलिंग करना, बढ़िया। क्योंकि वो चीज़ है। आपने देखा था, अगर उसकी वीडियो देखी हो तो वो ऐसे जंगलों में जाके शूट कर रहे हैं, जड़ी बूटियां तल रहे हैं, उधर कढ़ाई चढ़ रही है जी, ये तेल बना रहे हैं। मैं लिटरली बताऊं, अच्छा आई डोंट नो मेरा हेयर पैटर्न कैसा है। आपका सही है, अभी थिनिंग नहीं हुई है, बट आई थिंक डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस होगा थोड़ा। हमारे टाइम पे हम सरसों का तेल लगाते थे। हाँ, मैं 15 साल से हाँ, गुड़गांव में हाँ, हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ, उससे पहले गांव में हम सरसों का तेल लगाते थे। हाँ। आज की डेट में कोई कहता है कि कोकोनट ऑयल लगाओ, कोई बोलता है कि आदिवासी ऑयल लगाओ, कोई कहता है कि आप नवरत्न लगाओ। हर को चीज के लिए है नया ना? तेल है। हाँ। बालों के टेक्सचर को मेंटेन करना है तो आलमंड ऑयल यूज करिए। आर्गन ऑयल लगाएंगे तो स्कैल्प नरिश होगा। ग्रोथ चाहिए तो आदिवासी लगाओ। मैं तो मेरे से लोग पूछते हैं आके कि आप मैम आदिवासी ऑयल लगा रहे हैं तो लगाते रहें, हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है, कल करा के गए हैं, अब आदिवासी ऑयल कब से शुरू कर सकते हैं? मैं कहती हूँ कराना है, लगाना है, लगाओ, लेकिन फायदे की उम्मीद मत रखना इस ऑयल से। अगर ऐसा ही था तो सलमान खान तो पूरी फैक्ट्री खरीद लेता आदिवासी ऑयल की। उसने 8 बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। 8 हाँ। बार। डोनर खत्म हो गया उनका। सिंथेटिक हेयर का हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं वो, क्योंकि लुक मेंटेन करना है, डेंसर हेयरलाइन चाहिए ही चाहिए। तो आदिवासी ना लगा लेते 8 बार हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ी कराता बंदा। सही में। हाँ, रोहित शर्मा ने कराया हेयर ट्रांसप्लांट, विराट कोहली ने कराया, जिसका सहवाग का नाम ले लो, पांड्या का नाम ले लो, और वो कौन है हमारा जडेजा, गुलशन ग्रोवर, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा, गुलशन ग्रोवर, सब ने तो करा लिया हेयर ट्रांसप्लांट।
इनको तो रिकमेंड करो यार, इनको आदिवासी ऑयल लगाना चाहिए था नहीं? आदिवासी ऑयल की फैक्ट्री खरीद सकते थे, ये तो अपने घर में बनवाते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। ये तेल की कढ़ाई मेरे घर में लगा मैं वहां से निकालूंगा तेल रोज क्या सुबह। बोलोगे ऐसे लोगों को आप? नहीं नहीं, लगाओ लगाओ, फायदे की उम्मीद नहीं करना। और मैं फायदे की उम्मीद ना मैं और ना मैंने रिजल्ट देखा है। मेरे पास बहुत पेशेंट रोज आते हैं मेल हम्म। पैटर्न बॉलनेस के, लगा रहे होते हैं आदिवासी, ट्राई करके आए हैं मेरे पास। ट्राई करने के ट्राई, बाद उनके मतलब हेयर लॉस हुआ है उनको? कुछ लोगों के तो बाल झड़े हैं, हम्म। जिन्होंने एकदम एग्रेसिवली जवानी में लगाना शुरू कर दिया कि अभी हम 22 के हैं, अभी आदिवासी लगाएंगे तो बिल्कुल हम तो 28 साल तक हम्म। बड़े अच्छे रह जाएंगे। उनके तो टूट गए, क्योंकि वो टूटने वैसे भी थे, तो आदिवासी ने कुछ भला नहीं किया कि उनको रोका होता। उनको भी नहीं रोक पाया। नई ग्रोथ तो आप सोच लो कितनी प्रमोट करेगा वो। तो मैं तो हम्म। आदिवासी, तो मैंने उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट किया उन लोगों का, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आदिवासी से कोई भला नहीं हुआ। आदिवासी की लीटर लीटर खरीद के बोतलें खरीद ली उन्होंने, और सब लगा रहे, पूरा खानदान लगा रहा है। रात को बैठ के चंपी कर रहे हैं एक दूसरे की कि आदिवासी माँ भी लगाएगी, बेटी भी लगाएगी, बेटा भी लगाएगा, फादर भी लगाएगा, सबको लग रहा है कि ये लगाने से बस हमारा बहुत। ठीक है, एक ना बचपन का सवाल है मेरा। हम्म, जैसे मैं अपनी दादी से पूछता था ना कि मैं कहा, दादी कितने तारे, तो मेरी दादी कहती थी कि जितने तेरे सर पे बाल हैं। तो मुझे लगता है आपको तो ये बात पता होगा कि सर पे कितने बाल होते हैं? हम्म, कितने बाल होते हैं? 1,20,000 के आसपास बाल होते हैं। वाह, इंटरेस्टिंग, ये बढ़िया था। हाँ, जिसमें से आप सोचो, अब मैं आपको बताती हूँ इसका सवाल का, अगर उसमें से रोज 70 बाल टूट रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि हम्म। टूटते हैं, तो ये क्या बॉदर करना चाहिए? 70 बाल रोज टूट रहे हैं उसमें से, 1,20,000 बालों में से, तो कितना छोटा नंबर है। पर 70 बाल वही बॉदर कर रहे हैं बस, जो है उनकी केयर फिर भी नहीं कर रहे हैं। हम सोचें कि ये जो टूट गए इनका क्या होगा, जो है उनको बचाने के लिए जो मेहनत करनी है वो नहीं करेंगे। और ये 1,20,000 बाल आपके नॉर्मली स्कैल्प पे होते हैं, इतने बाल टूट रहे हैं, फिर भी डेंसिटी अच्छी रहती है, फिर भी हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी बाल निकाल पाते हैं, और फिर भी हम पीछे की डेंसिटी भी मेंटेन कर पाते हैं। हम सब कुछ कर पाते हैं क्योंकि ये प्लानिंग चाहिए इसमें। पुराना एड आता था डाई वाला कि हम्म, काटो, घोलो, लगा लो और हर बाल काला बना लो। हम्म। तो पॉसिबल है इसके पीछे की कुछ साइंस समझ आती है आपको? साइंस इतनी सी है कि आप सिर्फ ऊपर से सिर्फ बाल देख रहे हो, पर आपको ये समझना चाहिए वो बाल आ कहाँ से रहा है। उसकी जो रूट है वो आपके स्कैल्प में प्रेजेंट है। आपको स्कैल्प नरिशमेंट भी करना है, आपको रूट का भी ध्यान रखना है, और आपको हेयर लेंथ का भी ध्यान रखना है। तो आपको सिर्फ अगर ये कलर लगाने से आपको लग रहा है बाल काले हो गए तो वही हमारा बेस्ट लुक है और वही हमारे बेस्ट बाल हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्कैल्प का भी उतना ही ध्यान रख रहे हो जो आप नहीं रखते। बहुत हम्म। मेजरली लोग हैं जो स्कैल्प का ध्यान रखते ही नहीं है। हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 बार सिर धोएंगे, डैंड्रफ है तो डैंड्रफ है, ऑयली स्कैल्प है तो ऑयली स्कैल्प है। मतलब आप स्कैल्प को भूल जाते हैं, हम से ऊपर से बालों को देखते हैं, बाल टूट रहे हैं बस दुखी, उसी को देख के दुखी हो गए। लेकिन बालों को वहाँ वो टूट क्यों रहे हैं उस मेन कॉज पे जाने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। सीधा आपको लगता है हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल का शैम्पू ले आएंगे। शैम्पू 2 मिनट का शैम्पू जो आप स्कैल्प पे लगा रहे हो वो कैसे काम करेगा हेयर फॉल रोकने में? हम्म। तो वो चीज़ नहीं कोई देखता। कोई जाकर डॉक्टर से नहीं पूछेगा कि हेयर फॉल हो रहा है तो मैं क्या करूँ, उसका और कोई कारण तो नहीं है। सीधा जाएंगे केमिस्ट के पास, शैम्पू लेंगे एंटी हेयर फॉल, या सैलून जाएँगे, सैलून वाले बोलेंगे आपका एंटी हेयर फॉल स्पा कर देते हैं, स्पा कराएँगे। उनको लगता है कि वो जो 40 मिनट का स्पा हुआ है जिसमें कि रिलैक्सिंग मसाज हुई है, उससे अब मेरे सारे बाल वापस आ जाएँगे, जो कि बिल्कुल एक मतलब सबसे बड़ा मैं बोलूँगी पागल बनाने वाली चीज़ है। तो इसके लिए एक्चुअली यू शुड नॉट फॉल फॉर इट, ये तो सच है। तो ओके। हाँ। चलो एक काम, फिर आप मुझे एक चीज बताओ, बेसिकली आज की डेट में आपको क्या लगता है कि अब यहाँ पे मेंस एंड वुमेन्स में दोनों की ही बातें कर रहा हूँ, हुँ। चाहे मेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा हो, चाहे वुमेन पैटर्न हेयर लॉस हो रहा हो, मिसकंसेप्शन क्या है जो हम गलतियां कर रहे हैं? गलतियाँ यही मैंने बताया ना, आपको इवैल्यूएट ही नहीं किया कि रीज़न क्या है। सबको लगता है कि हेयर फॉल हुआ तो आपने दवाइयाँ सीधा सीरम लगाने शुरू कर दिए हेयर ग्रोथ के, या शैम्पू यूज़ करने शुरू कर दिए। लेकिन हो सकता है कि वो जो हेयर फॉल ट्रिगर हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी। हम्म। हर इंसान के आजकल आप देख लो, किसी की भी ब्लड रिपोर्ट देख लो, सबकी विटामिन B12 कम है, विटामिन डी कम है, आयरन कम है, फीमेल्स में आयरन ज़्यादा कम है। तो ये तीनों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे और सीधा अपना ग्रोथ सीरम लगाना शुरू कर देंगे, शैम्पू यूज़ करेंगे। जबकि आप देखो, अगर जैसे ही आपने विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन ठीक किया, हम्म। आपका हेयर फॉल नियरली 70-80% रुक जाता है। और रोज का आपका 60-70 बाल तो आपके टूटेंगे ही टूटेंगे, उसको देख के स्ट्रेस आउट नहीं होना, क्योंकि उतने हम्म। बाल आपके रोज एक शेडिंग फेज में हैं ही, वो टूटेंगे ही टूटेंगे। एक हेयर की एक साइकिल होती है, एक टाइम पे वो ग्रो कर रहे होते हैं, एक में वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, एक में वो झड़ने की फेज में होते हैं, और हर बाल इस साइकिल से गुजरेगा ही गुजरेगा। तो जब वो शेडिंग फेज में है तो कुछ बाल उस टाइम पे उगने की फेज में भी हैं, तो वो आपको डेफिनेटली डेंसिटी इंप्रूवमेंट दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन आप जब वो 70 बाल टूटते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि भाई मैंने पिलो पे देख ली, यहाँ देख ली, तो मतलब अब ये मेरे बाल टूट रहे हैं, तो एकदम से आप कोई एग्रेसिव स्टेप लेके सिरम शुरू कर देते हैं। जबकि आजकल सिरम्स भी ऐसे हैं कि आप सिरम लगाते हो तो उससे हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और रीजन?
रीज़न यही है कि वो ट्रिगर करता है, सारे सीरम्स जो भी हैं वो आपकी हेयर साइकिल पे ही काम कर रहे हैं। तो वो अगर बाल रेस्टिंग फ़ेज़ में है तो उसे जल्दी-जल्दी बोलेगा कि शेड ऑफ हुँ, हो हुँ। ताकि मैं नया बाल निकालूँ। तो हर सीरम इस मैकेनिज़्म पे काम करता है। तो वो पहले जो बाल डेड पड़े हैं या डोर्मेंट हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उनको सबसे पहले झड़वाएगा। तो आप एकदम एक्टिव हेयर फॉल देखोगे सीरम लगाते ही। तो ओके। वो एक्टिव हेयर फॉल को लगता है लोगों को कि सीरम लगाते ही हेयर फॉल और बढ़ गया, जबकि वो मैकेनिज़्म है उस सीरम का। एक हेयर का एक साइकिल क्या होता है लाइक? हेयर का साइकिल यही होता है, 6 महीने का साइकिल है। उसमें से कुछ टाइम वो 3 महीने वो उगने की फ़ेज़ में है। फिर हुँ, 3 महीने वो आपका रेस्टिंग फ़ेज़ में रहता है, मतलब आपके स्कैल्प पे रहता है, हुँ। हेल्दी कंडीशन में स्कैल्प पे पड़ा है। उसके बाद वो शेडिंग फ़ेज़ में जाएगा। तो जब वो शेडिंग फ़ेज़ में जाएगा, वो टूटेगा, फिर से रूट में से नया बाल निकलेगा। तो ओके। वो साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। आप शेडिंग फ़ेज़ को देख के घबरा जाते हो, लेकिन उस टाइम पे कुछ और बाल जो शायद थोड़े दिन पहले शेड ऑफ हुए थे, उसमें से नया बाल आ चुका है। पर वो क्योंकि अभी इतना लंबा नहीं हुआ कि वो हुँ। डेंसिटी में कंट्रीब्यूट करे, तो आपको स्कैल्प थोड़ा-सा से ऐसा डेंस नहीं लगता, तो आप घबराते रहते हो। पर वो साइकिल चलेगी और आपको वो डेंसिटी लॉस बीच में दिखेगा, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है हेयर के मामले में। क्योंकि हेयर जभी भी लॉस होगा, तो उसको उगने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ओके। मैंने 3 चीज़ें देखी थी। फर्स्ट इज़ हेयर ब्रेकेज, हुँ, सेकंड इज़ हेयर लॉस हुँ, एंड थर्ड इज़ वो पूरा कंप्लीट गंजापन। हुँ। तो ये तीनों चीज़ों की लाइक ये पहला स्टेप होता है? तीनों अलग चीज़ें हैं। हेयर ब्रेकेज हुआ कि बाल अपने आप में बड़ा कमज़ोर है, आपने बीच में से जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेच टेस्ट, हुँ, आपने खींचा तो वो टूट गया, बीच में से ही टूट गया। तो इसका मतलब है जो हेयर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है या मल्टीविटामिन्स, बायोटिन, ज़िंक जो बाल को मज़बूत बनाते हैं, हुँ, इलास्टिसिटी उसकी मेंटेन करते हैं, वो कम है आपकी, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वज़ह से आपको ब्रेकेज ज़्यादा दिखेगा। ओके। आप बोलोगे कि मेरे को हेयर फॉल हो रहा है। अब हेयर फॉल में सारे कारण आ गए कि स्कैल्प ही ठीक नहीं था, तो हुँ, बाल की जड़ को वो पकड़ के ही नहीं रख पाया। डैंड्रफ भी हो सकता है उसका कारण, या आपको किसी को सोरियासिस होती है आजकल, या कुछ भी हो रहा है, दाने निकलते हैं स्कैल्प पे, ऑयली स्कैल्प है, उसकी वजह से आपका स्कैल्प ठीक नहीं है, तो हेयर फॉल हो गया। दूसरा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगेन, भई वो बाल को आपने खींच के देखा तो बाल की ब्रेकेज तो हो रही है, लेकिन वो कहीं से तो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था, वो मिल रहा था जड़ से। और जड़ पे जो आप न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा, तो वो रूट को सस्टेन नहीं करेगा, तो फिर आप हेयर फॉल देखोगे, या आपको लंबी बीमारी हो के चुकी है, जैसे कोविड के बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत हेयर फॉल हुआ लोगों का। राइट। कोविड लंबी बीमारी चली सबको, या कभी लोग बोलते हैं हो के चला गया, तो कोविड तो मेरे को 10 दिन का ही था, हुँ, लेकिन बॉडी तो अंडर स्ट्रेस में गई ना। ट्रू। अब बॉडी कैसे बताएगी कि मेरे को स्ट्रेस में हूँ मैं, या तो बुखार आएगा, हेयर फॉल होगा, एक्ने होगा, फीमेल्स में इरेगुलर साइकिल्स हो जाती हैं, कुछ भी तरीके से बॉडी आपको सिम्टम देगी कि मैं एक स्ट्रेस से गुजरी हूँ। तो बॉडी का तरीका है, तो स्ट्रेस हेयर फॉल होगा। स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है। ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, नाइट लाइफ अच्छी, मतलब कि आपका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, सो नहीं रहे हैं। सारे एमएनसी वाले जो है रात-रात को काम कर हुँ, रहे हैं, सुबह उठ के हेयर फॉल हो रहा है क्योंकि स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, बॉडी स्ट्रेस में जा रही है। तो आपने इतने सारे फैक्टर्स आजकल हो गए हैं कि बॉडी स्ट्रेस में है, तो हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, स्लीप का इनडायरेक्टली कनेक्शन है आपके हेयर से? हाँ, डेफिनिटली आपके स्लीप हार्मोन्स अच्छे हैप्पी हार्मोन्स हैं, तो वो बॉडी को, आप तो स्ट्रेस में रखा हुआ है आपने बॉडी में, तो आपने स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव हैं ज़्यादा, हैप्पी हार्मोन्स कम रिलीज़ हो रहे हैं, उनकी साइकिल आपकी बॉडी साइकिल से मैच ही नहीं कर रही। ओके। तो उसकी वजह से बॉडी स्ट्रेस में जा रही है, बॉडी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप उठे हुए हो, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं, तो बॉडी स्ट्रेस में रह रही है, तो वो हेयर फॉल हो जाएगा। अंडर आई डार्क सर्कल्स भी सबको दिख रहे हैं आजकल। हुँ, जब से सोशल मीडिया वैसे एक्टिव हुआ है एकदम से, तब से सबको ही अपनी अंदर के, मेरी हेयर लाइन पीछे ट्रू। जा रही है, मेरे अंडर आई ज़्यादा दिख रहे हैं, मेरा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वेब फेसिंग कैमरा पे रहते हैं सारे टाइम, ज़ूम कॉल्स चल रही हैं, हुँ, तो सबको अपने-अपने अपना चेहरा ज़्यादा दिख रहा है, और उसको ट्रू। देख-देख के बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ये भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो भी हो रहा है। सारी कमियाँ अपने अंदर दिख रही हैं और वापस आके बोलते हैं कि ये ठीक कर दो। एंड स्पेशली जो लोग इसमें सोशल मीडिया, मतलब ये ज़ूम कॉल्स वगैरह कर रहे हैं, उनको अब अचानक से अपनी हेयर लाइन बॉदर करने लग गई है। कह रहे हेयर लाइन पीछे जा रही है, क्योंकि कैमरे में अच्छी नहीं आ रही फ़ोटो। तो उनका हेयर ट्रांसप्लांट का मकसद भी इसी हो जाता है कि हेयर लाइन बना दो, एक्चु कैमरे में अच्छा लगे। ट्रू, हाँ, एक्चुअली पीपल आर मोर डिप्रेस्ड और हाँ, हाँ, मोर डेफ़िनिटली। आई एम सेइंग कि ओवरथिंकिंग। हाँ, जब से कोविड के बाद ये वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है, एब्सोल्यूटली। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हाँ, जिनको कहते हैं यार भाई ऑफिस ही अच्छा था, हाँ, अब तो प्रॉब्लम हो हाँ, रही है, तो मैं एग्री करूंगा कि ये प्रॉब्लम कहीं ना ये कहीं हो हाँ, रही है। एब्सोल्यूटली आई है बहुत ज़्यादा। लेट्स एग्जांपल, अभी कोई अगर लेट्स एग्जांपल हमें अभी कोई स्क्रीन पे देख रहा है और वो अपना टेस्ट करना चाहता है कि उसके बाल हेल्दी हैं या अनहेल्दी है, हुँ। तो क्या वो कर सकता है घर बैठे बैठे?
बिल्कुल कर सकता है, और अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपको भी मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपका कोई भी एक बाल लीजिएगा जो टूट गया होगा, या आप अपना पुल करके भी देखेंगे आपके हाथ में आएगा, उसको आपने एक पानी के ग्लास में डालना है। अगर वो फ्लोट कर रहा है हुँ, तो वो हेल्दी हेयर है, उसमें अपने आप में एक हाइड्रेशन, नरिशमेंट सब कुछ इंटैक्ट है। अगर वो फ्लोट नहीं कर रहा और नीचे जाके बैठ गया है, सेटल डाउन हो गया है, इसका मतलब काफ़ी अनहेल्दी हेयर है, और उसके अंदर कोई भी फ्लूइड कंटेंट नहीं है, डिहाइड्रेटेड डल पड़ा था वो आपके स्कैल्प पे, तो उसका न्यूट्रिशन जा चुका है। तो ओके। बेसिकली आप ये चीज़ करके देख सकते हो, या फिर आप जैसे आजकल लोग बहुत हाथ फेरते रहते हैं, या बाल आप अपना हेयर स्टाइल ऐसा रखते हैं कि हुँ, खुले रखते हैं बाल, तो हाथ आपने फेरा, आपके हाथ में 2-4 बाल आ गए। 2-4 बाल देख के सबको स्ट्रेस ज़रूर होता है, बट वही है कि कुछ तो शेडिंग फेज़ में चल रहे हैं, जैसे मैंने बार-बार बोल रही हूँ कि शेडिंग फेज़ में हमेशा रहेंगे, पर आपको वो बॉदर कर रहा है तो डेफिनिटली वो ट्रीटमेंट लेने लायक सिचुएशन भी है। हुँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, जैसे फीमेल्स हैं, लंबे बाल होते हैं, तो लंबे बाल ज़्यादा टूटते हुए नज़र आते हैं, उनको ज़्यादा लगता है, ज़्यादा घन ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टूट गए। मेल्स में 2-4 छोटे-छोटे बाल होते हैं, उतना नहीं फ़र्क पड़ता, या पिलो पे नहीं दिख रहे, या फर्श पे नहाते हुए नहीं दिख रहे, तो वो बॉदर नहीं करते। फीमेल्स को ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल्स डेफिनिटली हम ज रिलेट करते हैं, हेयर अच्छे होने चाहिए फीमेल्स के, हमेशा यही बात की जाती है हुँ, कि फीमेल की बात हो रही है तो बाल अच्छे, बाउंसी, शाइन, स्ट्रेट और एकदम ग्लॉसी लुक होना चाहिए, तो फीमेल्स को ज़्यादा बॉदर करता है। तो वो ज़्यादा बाल छोड़ देते, 2 बाल टूटने पे भी स्ट्रेस हो जाता है, और फिर अब ये साइकिल है, स्ट्रेस हुआ क्योंकि बाल टूटा, स्ट्रेस हो गया फिर तो आपने फिर मैनिफेस्ट कर आपने, लिया। हाँ, तो फिर आपने फिर से और ज़्यादा स्ट्रेस लिया कि यार ये वाले बाल कैसे टूट गए हुँ, थे, और हुआ नहीं, फिर आप वो स्ट्रेस में चल रहे हो, फिर आपने वो वाला स्ट्रेस ऐड कर लिया अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी वजह से और हेयर फॉल हो रहा है। ओके, बट जनरली मैंने देखा है जो स्टैटिस्टिक्स भी हैं, कहीं न कहीं मेंस की बोल्डनेस ज़्यादा है, हाँ, इन हाँ, कंपैरेटिवली वुमेन्स में। हाँ। कोई वुमेन केस आया आपको जिस आपको कुछ रीज़न समझ बिकॉज़ आप इतने नहीं, नहीं, वुमेन में भी सेम, मेन और वुमेन दोनों वुमेन्स में में क्या सब प्रॉब्लम आती है हेयर सेम फॉल में? हार्मोनल। अच्छा। हार्मोनल हेयर फॉल है। विमेन में सबसे कॉमन है पीसीओडी। अगर हुँ। आपने हुँ, आपको हुँ, पता हो, जो पीसीओएस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें कि आपके हार्मोन्स ऊपर-नीचे होते हैं, रेगुलेट करते हुँ, हैं, जिसकी वजह से एक्ने ये सब भी आता है आपको। वो ही एक उनकी वजह से भी आपको हेयर लॉस होगा, जिसको हम बोलते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल पैटर्न और मेल पैटर्न बाल्डनेस, इन 2 को अलग इसलिए किया गया है क्योंकि आप बिल्कुल देखते ही बता सकते हो कि ये हार्मोनल हेयर फॉल है। कोई फीमेल आके बोलेगी कि नहीं मुझे बाल झड़ रहे हैं, हम हुँ, उसका स्कैल्प एग्जामिनेशन करते हैं। अगर आप बोलोगे कि मेरी मांग धीरे-धीरे चौड़ी होती चली जा रही है, हुँ। या मेरे बाल बहुत फ्लैट हो गए, बाउंस खत्म हो गया है, या मैं जब चोटी बनाती हूँ तो बिल्कुल आधी रह गई है, इसका मतलब है ये प्रॉपर टिपिकल साइंस है कि ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है। और सेम मेल में क्या होगा? मेल में क्या होगा, सबसे पहला उसको हेयर लाइन पीछे जाती हुई दिखेगी। हुँ, हेयर लाइन पीछे जाएगी, ये हो गया स्टेज 3। स्टेज 4, हेयर लाइन पीछे गई, थोड़ा-सा यहाँ से भी डेंसिटी खाली हो गई, ये स्टेज 4। ओके। स्टेज 5 में मिड स्कैल्प तक पहुँच गए, खाली हो गए बाल। स्टेज 6 में पूरा क्राउन खाली हो गया। स्टेज 7 वो होती है जिसमें सिर्फ़ आपके पीछे के बाल रह गए, वो स्टेज 7 है। और पीछे के बाल क्यों रह जाते हैं, उसके पीछे भी एक साइंस है, जिसकी जिसकी वजह से उसको डोनर एरिया कंसीडर किया जाता है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। हाँ, मैंने काफ़ी टाइम देखा है, हाँ। पूरा यहाँ से गंजापन आ जाता है, लेकिन लेकिन इतने बाल रह ये जाते हैं। पीछे रह जाता है। तो हाँ, क्या साइंस है उसके पीछे? उसके पीछे ये रीज़न है कि हार्मोनल हेयर फॉल पहले क्या है, आपका मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। हुँ, टेस्टोस्टेरोन रोज़ आपकी बॉडी में डीएचटी में कन्वर्ट होता है, डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के अंदर। वो डीएचटी जाकर आपके बालों में जड़ में एक रिसेप्टर होता है, उस पे जाके चिपक जाता है। अब हुँ। वो जब डीएचटी चिपकता है तो बालों की जड़ों को कमज़ोर करता चला जाता है, उसको ख़त्म करता चला जाता है। तो जब डीएचटी जाके चिपका, उसने बाल को कमज़ोर किया, वो रूट वहाँ से गायब हो गई। रूट अब जो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा एरियाज़ ये वाले जितने बाल हैं, इन सब में डीएचटी का रिसेप्टर है। सिर्फ़ ये वाले बाल हैं जिसमें डीएचटी का रिसेप्टर ही नहीं है कि डीएचटी जाके चिपके। तो ये वाले बाल कभी जाएँगे ही नहीं। वेरी टेक्निकल। हाँ, और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि सिर्फ़ इतना एरिया रह जाता है। अच्छा, बियर्ड के बाल हैं, इनमें भी नहीं जाता, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट की जब हम बात करते हैं तो या सबसे पहला डोनर एरिया आपका ये वाला रहता है, हुँ। दूसरा डोनर ऑफ चॉइस बियर्ड रहता है। तीसरा बॉडी हेयर वगैरह तो है ही है। कभी आपने ऐसा नोटिस किया कि किसी की बियर्ड भी लॉस हो रही है? लाइक होता है कि वो गंजापन आ गया लेकिन बियर्ड एज़ इट इज़ है। नहीं, नहीं, बियर्ड, हाँ, हाँ, बियर्ड तो रहती है। बियर्ड तो हमने देखा हुँ। है कि बियर्ड रह जाती है लोगों की। आप बिल्कुल इनफैक्ट आप देखोगे कि जिन लोगों के सर पे बाल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बियर्ड अपनी घनी रखते हैं, हाँ, अपना लुक रखाने के लिए कि चेंज एक, करने के हाँ, लिए। बहुत अमेज़िंग लुक हाँ। लगता है उनको वो, तो वो रखते हैं। और जैसे ही उनके हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है और हेयर लाइन, वेयर लाइन सब बन गई, देन दे वांट टू गो बैक टू अ शेवन लुक ऑल्सो। उनको लगता है कि अब तो बहुत समय से बियर्ड रखी हुई है, अब तो यहाँ पे बाल हैं, तो बियर्ड हटा लेते हैं। ट्रू। तो ऐसा नहीं है, किसी की बियर्ड बहुत घनी हो सकती है और लेकिन स्कैल्प पे बाल ना हो। एंड दैट ओके। इज़ व्हाई हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि बियर्ड से भी हम बाल निकाल के उनके स्कैल्प पे लगा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। जब मैंने काफ़ी सारे ऐसे देखे हैं,
उनके बहुत बारीक 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 वो होते हैं, तो जो ब्लड आप इंजेक्ट करते हो वो खुद की बॉडी का ब्लड होता है, कैसे करते हो हाँ, इंजेक्ट आप? उसे हम पीआरपी कहते हैं। पीआरपी बहुत कॉमन है, प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा जिसे हम कहते हैं। हम्म। तो आपका ही ब्लड लेते हैं, अराउंड 10 एमएल के आस-पास हम ब्लड लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में करते हैं, एक हम्म। पर्टिकुलर रोटेशंस होती है, कितनी बार उसको मशीन में घुमाना है। उसके बाद उसमें से एक प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा की ऐसी कोट सी निकल आती है ऊपर, वो हम सिरिंजेस में लेते हैं, वो आपके स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं मल्टीपल पॉइंट्स पे। तो पीआरपी का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर जो आपकी बॉडी में थे, हम्म। वो हमने कॉन्सन्ट्रेटेड एक फॉर्म में निकाल लिए। हम्म। अब वो ग्रोथ फैक्टर हमने इंजेक्ट किए, तो वो क्या करेगा कि आपकी रूट में जो स्टेम सेल्स होते हैं, हर चीज़ में आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स हैं, तो वहाँ जो रीजनरेटिव सेल्स जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं, वहाँ पर आपका पीआरपी ऐड करेगा, स्टेम सेल्स को बढ़ाएगा, बाल जल्दी-जल्दी ग्रो करने में हेल्प करेगा, स्टेम सेल को मजबूत करेगा। ओके। अब पीआरपी के सुपीरियर वर्जन्स भी आ गए हैं, एक जीएफसी आ गया है। हम्म। जीएफसी में क्या होता है, आपका ही ब्लड लिया, सब कुछ वैसा ही हुआ पीआरपी, लेकिन उसको जब सेंट्रीफ्यूज किया, मशीन में घुमाया, तो उसके साथ एक थोड़ा-सा सीरम भी डाला जीएफसी का, जिसके अंदर ऑलरेडी अपने आप में एनहांस ग्रोथ फैक्टर्स बहुत सारे हैं। तो आप ही के ब्लड में मिल गया, तो और ज़्यादा डबल द नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स हो गए जो हमने इंजेक्ट किया, तो डेफिनिटली सुपीरियर रिजल्ट देन पीआरपी। बट पीआरपी बिकॉज़ इट इज़ वेरी कॉमन, हम्म। बहुत टाइम से चला आ रहा है एंड उसके सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स भी हमने पढ़ लिए अब स्टडीज़ में, तो वो एक सेट है कि पीआरपी कराओ तो डेफिनिटली आपका हेयर ब्रेकेज भी कम होगा, हेयर उगेगा भी जल्दी, और वो वैसे भी स्कैल्प को भी अच्छा नरिश करता है, रिवाइटलाइज़ करता हाँ। है। टीनेजर्स जो यूथ है आज की डेट में, लाइक 18 19 20 22 साल का, उसको दो चीजों में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ग्रे हेयर्स आज की डेट में, पहले 40 साल में जाके होते हुँ, थे, अब 20 25 साल में ग्रे हेयर्स हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, बियर्ड को लेके बहुत क्रेज हाँ, है लोगों बहुत में कि क्रेज़ है। बियर्ड नहीं आ रही है। हुँ। इसके भी कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास? सबसे पहले मिथ बताओ कि ग्रे हेयर्स आज के टीनेज एज में क्यों हो रहे हैं इतने? जेनेटिक तो सबको समझ आता है। जेनेटिक होता है, दूसरा जैसे मैं बार-बार बोल रही हूँ, अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हम्म। बालों को जो पिगमेंट चाहिए उसके लिए भी उसको पिगमेंट के लिए भी उसको ये सारी न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। आपके खाने में वो न्यूट्रिशन है ही नहीं। और 18 साल या 17 साल के बच्चे में हम कभी नहीं कहते कि तुम इतने सारे मल्टीविटामिन खाओ। हम्म। हम हमेशा बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लो, प्रोटीन और ले लो, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स जिम वाले चल रहे हैं और उसी का मल्टीविटामिन कोई जिम वाले बता देते हैं, जो उनके ट्रेनर्स होते हैं, बोलते हैं ये खाओ, ये मल्टीविटामिन अच्छा है। पर क्या वो हेयर स्पेसिफिक मल्टीविटामिन्स हैं? आपके उसमें सब कुछ होगा, विटामिन बी 12 भी होगा, डी भी होगा, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जितना आप नाम लोगे सारे होंगे, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में होंगे कि वो मेंटेनेंस डोज रह जाती हैं सिर्फ। वो ऐसी डोज नहीं कि करेक्ट करें पहले तो, कि अगर बी 12 कम है तो पहले उस लेवल पे तो लाओगे ना बी 12 को, कि अब मेरी बॉडी को जितना जरूरत है उतना आ गया, हम्म। अब मैं इसको मेंटेन करूंगा, तब वो मल्टीविटामिन काम आएगा जो मेंटेनेंस के लिए है। पहले अगर कम है तो उसे बढ़ाना है, वहां तक लेकर आना है जो बॉडी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, विटामिन डी बढ़ाना है, आयरन बढ़ाना है। आप पहले से ही मल्टीविटामिन एक खा लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा ये इतना 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 है, हाँ तो खा रहे हैं, लंबे समय तक खा रहे हैं सोचकर कि ये मेरे बालों को भी ठीक करेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इवन मैंने बहुत सारे जिम ट्रेनर्स देखे हैं, आफ्टर टेकिंग सो मच सप्लीमेंट, हाँ, उसके बावजूद भी वो गंजे हो जाते हैं। तो है ही है। अब आप ये देखो, ये जितने भी जिम सप्लीमेंट्स आप खाते हो उसमें सब में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी होता है। हम्म। और मैं बोल रही हूँ बार बार कि टेस्टोस्टेरोन से हेयर लॉस हो रहा है, आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ही ले रहे हो, आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले रहे हो बॉडी बनाने के लिए, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं डीएचटी में जाके कन्वर्ट तो होगा ही। जितना डीएचटी ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना डीएचटी बालों पे चिपकेगा भी, उतना रूट को कमज़ोर भी करेगा। हम वहाँ से नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि बस बॉडी बन जाए अभी। हम्म। तो वो भी गलत चीज़ है। आपको एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकी चीज़ें लो। क्रिएटिनिन आता है, इतने सारे आजकल और भी चीज़ें आ गई हैं जिम में, तो वो सब कुछ आप ले सकते हो। को बट बीसीए हम्म। और एल-कार्निटीन ये सब लेते हैं वर्कआउट अपनी एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए। आप वो चीज़ें लो, जो नॉर्मल भी बॉडी में प्रेज़ेंट है, बस आपको एक हायर डोज़ पे दी जा रही है। पर ओके। आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इनडायरेक्टली लेकर अपना ही तो कहीं ना आज नहीं होगा आपको हेयर फॉल। अच्छा, मेल हार्मोन है तो मेल हार्मोन का डेफिनेटली ये भी काम है कि आपके मैस्कुलिनिटी को बढ़ाएगा वो। हम्म। तो आपको वैसे बहुत अच्छा लगेगा खा के टेस्टोस्टेरोन, आपको लगेगा मैं छोड़ूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बॉडी भी डाउन चली जाएगी, ये भी वो भी। लेकिन वो आगे ना कहीं जाके वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, जो आपने इतना सारा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, उसमें स्टेरॉइड भी सब कुछ लिया आपने, पर ले रहे हैं। तो ओके। यंग लड़के भी ले रहे हैं, 17-18 साल का बच्चा भी ले रहा है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं पूरी करेंगे, ये सप्लीमेंट्स लेंगे। दूसरा, आपने स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है हम्म। यंग लोगों में, वेप वगैरह सब कर रहे हैं। वेप से आप ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस में जा ही रही है बॉडी, तो ग्रेइंग होगी। सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उससे ग्रेइंग हो रही है। तो अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आप, अच्छा लोग पूछते हैं कि ग्रेइंग हो गई है तो अब इसको काले कर दो वापस। अब वो काले नहीं हो सकते, अब वो काले करने का तरीका सिर्फ डाई है। लेकिन आगे ना हो ग्रेइंग, और वो आप बचा सकते हो। वो कैसे बचाओगे? फिर अगेन
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूरी करो, हम्म। स्मोकिंग हटाओ, हाइड्रेशन अच्छी रखो, स्लीप साइकिल अच्छी रखो। और आपका सबसे अच्छा मैं बोलूँगी, जो लोग ना बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, डर्मा रोलर्स आते हैं। वो मैं ऐसे वो जो उनको, हाँ, ओके रोलर्स जो आते हैं, रोलर्स, ओके। उसका इतना अच्छा रोल है, स्पेशली मैं बोलती हूँ 17-18 साल के बच्चों में, क्योंकि आप बहुत सारी दवाइयाँ नहीं दे सकते। आज उनको हेयर फॉल हो जाए तो आप उनको थोड़ी डालोगे मिनॉक्सिडिल पे, इस पे, उस पे। वो तो जब 24-25 साल के होंगे तब देखेंगे अगर हेयर हम्म। लॉस उतना हुआ। घर पे क्या कर सकते हो? डर्मा रोलर आता है, डर्मा रोलर एक पर्टिकुलर एमएम की हमारी नीडल टिप आती है, उसको लेके आप दिन में हफ्ते में 3 बार अपने स्कैल्प पे रोल करो। हम्म। वो आपके स्कैल्प का मसाज, जैसे आप मसाज करते हो वैसे ही आपका सर्कुलेशन बढ़ाएगी स्कैल्प का। तो बाल अपने आप, न्यूट्रिशन भी पहुँचेगा, आपका कल पिगमेंटेशन भी अच्छा होगा, ज़्यादा जल्दी ग्रेइंग भी नहीं होगी, उगेंगे भी, जो नेचुरली उग सकते हैं वो उगेंगे। शेडिंग फेज़ में है, जल्दी-जल्दी शेडिंग फेज़ में जाएँगे, जल्दी-जल्दी उगने वाली स्टेज में आएँगे। तो वो इतनी अच्छी चीज़ है डर्मा रोलर, लेकिन इतनी मतलब लोग या तो जानते नहीं हैं कि घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये सोचते हैं कि डॉक्टर जब बोलेगा तब। लेकिन मैं ये खुद से बता रही हूँ कि मैंने बहुत 17-18 साल के बच्चों में ये ट्राई किया, एंड दे हैव गॉट सच गुड रिजल्ट्स, क्योंकि उनको आप इतनी जल्दी ओवर द काउंटर मेडिकेशन पे नहीं डालोगे। और ना ही डालना चाहिए। मैं मानती हूँ कि अगर वो मेल है तो उसको लग रहा है कि मेरे तो पापा के भी बाल नहीं थे, मेरे दादा के भी बाल नहीं थे, तो बहुत जल्दी कॉन्शियस हो गया कि हम्म। मेरा भी होने वाला है। लेकिन उसको वो दवाइयाँ नहीं शुरू हो सकती जो आपके शायद फादर इस टाइम पे लगा रहे होंगे, क्योंकि आपकी एज के हिसाब से आप चलोगे। ट्रू। ना आप उसको 17 साल की उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट का एडवाइस करोगे, ना आप उसको ये बोलोगे कि आप मिनॉक्सिडिल लगाओ, फेनिस्ट्राइड खाओ, जो डीएचटी ब्लॉकर्स हैं। आप उसको सिर्फ वो चीज़ें बता सकते हो जो वो घर पे करे। और सीरम अच्छे वाले सीरम लगाएँ, नॉन जो आपके हार्मफुल हो उस टाइम पे, इस एज में, और मल्टीविटामिन खाएँ। जिम जाएँ, जिम से नेचुरली हम्म। आपका ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा, उससे हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। पर सब टेस्टोस्टेरोन बूस्टर वगैरह ना लें। ओके। 3 बेस्ट सप्लीमेंट जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे, वेदर इट इज मेन और वुमेन, फॉर हेल्दी हेयर्स? डेफिनिटली बायोटिन बहुत अच्छे आने लग गए हैं। तो मैं आपको जिसमें कि बायोटिन आपका 30 एमसीजी के आसपास हो, कोई भी अच्छा। हम्म। आपको उसके साथ उसी सप्लीमेंट में डेफिनिटली ज़िंक भी मिलेगा, मैंगनीज़ भी मिलेगा, सेलेनियम भी मिलेगा। आजकल सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस आने लग गए हैं, तो ये आप खा सकते हो। नहीं तो आप कोई भी, आजकल इतनी नए मल्टीविटामिन्स आए हैं जिसमें कि आपके नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स हैं। नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर जो मैं आपको बता रही थी कि हम्म। हार्मोन होता है, तो नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर आपके एक्सट्रैक्ट मिलता है ग्रेप सीड से, पम्पकिन सीड से। जितने सारे सीड्स हैं उसमें से आपका नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर आता है, वो आप खाओगे मल्टीविटामिन के साथ, तो आपको फर्दर लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसने वहीं डीएचटी के हार्मोन एक्टिविटी को कम कर दिया। तो ओके। आप फर्दर लूज आउट नहीं करोगे बाल। तीसरा है, आप प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छा लो, क्योंकि अल्टीमेटली बाल किससे बना है? प्रोटीन से बना है। तो आप अच्छा प्रोटीन या सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करो कि इतना स्कूप मुझे प्रोटीन 20 ग्राम्स के आसपास अपनी डाइट में लेना ही लेना है। नहीं तो आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली आप और ज़्यादा सोर्सेज हैं, आप एग्स खाओ, आप फिश खाओ, चिकन खाओ, इन सब में इतना प्रोटीन कंटेंट है जो आपके बालों के लिए भी अच्छा है। और वेजिटेरियंस को थोड़ा मुश्किल पड़ती है, तो वेजिटेरियंस अपना प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड कर लें। ओके। आजकल इतने अच्छे अच्छे प्रोटीन पाउडर्स आ गए हैं, अच्छा खासा लिखा होता है सामने सामने कि 20 ग्राम पर स्कूप। वो 20 ग्राम का स्कूप वाला एक अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐड कर लें, वो चीज़ आप खाएं। ओके। अभी आपने मिनॉक्सिडल के बारे में बताया। हम्म। मिनॉक्सिडल होता क्या है? बिकॉज कहीं ना कहीं इस पे भी बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शंस हैं कि जैसे ही आपने इसको यूज किया आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बाल ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है हेयर्स में। हम्म। इज इट ट्रू? मिनॉक्सिडिल करता है ऐसा, और वो उसका, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, ये साइंस है इसके पीछे की। मिनॉक्सिडिल क्या करता है, उसने एक रूट को देखा, वहाँ पे जब मिनॉक्सिडिल जाके काम करेगा, तो वो रूट को आपका, अगर वो बाल झड़ने वाली स्टेज में था, उसकी वो स्टेज ही चल रही थी हम्म। कि मैं शेडिंग फेज में हूँ, उसको जल्दी से शेड ऑफ करवा देगा और उसको जल्दी से उगने वाली स्टेज में लेके आएगा। वो ग्रोथ प्रमोटर है। ग्रोथ प्रमोटर मतलब जल्दी जल्दी साइकिल शिफ्ट करेगा हेयर की, कि वो ज़्यादा लंबे समय तक ग्रोइंग स्टेज में रहे या रेस्टिंग स्टेज में रहे, हम्म। वो झड़े नहीं। वो उसका साइकिल शिफ्ट करता है। अब उस चक्कर में क्या होता है, आपके स्कैल्प पे हमेशा 20-30% बाल ऐसे होंगे जो शेडिंग फेज के आसपास के होंगे। तो जैसे ही आपने मिनॉक्सिल लगाया वो जल्दी से झड़ गए। तो आपको लगा कि मिनॉक्सिल लगाते ही मेरा तो बहुत सिवियर हेयर फॉल हो गया, इसने मिनॉक्सिल बंद कर दी। अब तो उसका अच्छा टाइम आ रहा था मिनॉक्सिडिल का। हम्म। अब उसने ग्रोथ करनी शुरू करनी थी। अब उसको लंबे सस्टेन करना था बाल को, उतने में आपने बंद कर दिया डर के मारे कि मेरा तो हेयर फॉल हो रहा है। तो वो चीज़ है। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज़ है, मिनॉक्सिल छोड़ते हैं जैसे ही, तब लोग बोलते हैं कि डेंसिटी चली गई। हम्म। ये होता है क्योंकि वही अगेन मिनॉक्सिल उसने उस बाल को उस रेस्टिंग स्टेज में रखा भी हुआ था लंबे समय तक। अब मिनॉक्सिल आपने लगाना बंद किया तो वो रेस्टिंग स्टेज से कभी ना कभी तो शेडिंग फेज में आएगा ही ना। वो शेडिंग फेज में फिर आ गया बाल। तो तो ये आपको क्या लगा कि मैं ओके, ये क्या इसको मतलब कॉन्टिन्यूटी में यूज करना है या एक टाइम पीरियड रोज होता है? रात को 1 ml अपने स्कैल्प पे लगाना है, हल्के से मसाज करनी है। ओके। हाँ। अच्छा, मिनॉक्सिडिल का ऐसा
बुरा हाल हो चुका है कि वो ओवर द काउंटर इतनी ज़्यादा मिलने लग गई है, या उसको मार्केट ऐसा गया गया जैसे कि आपका हेयर फॉल हो, मिनॉक्सिल लगा लो। तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं केमिस्ट के पास, मिनॉक्सिल लिया, मिनॉक्सिल लगा के घर पे लगाना शुरू हो गए। हेयर फॉल हो रहा है तो भी लगाए चले जा रहे हैं, लगाए चले जा रहे हैं। फिर पढ़ लिया कि अच्छा 5% से नहीं हो रहा, इससे ऊपर 10% भी आता है, तो 10% भी ले आए, 10% लगा रहे हैं। हम्म। उससे ऊपर का मेरे को हेयर फॉल हो रहा था, 12.5% ले आए, वो भी लगा रहे हैं। तो जब हमारे पास आते हैं तो 5%, 10%, 12.5% सब लगा चुके हैं। दूसरी चीज़, अब उनको पता चल गया कि मिनॉक्सिल की टैबलेट भी आती है, तो टैबलेट खाना शुरू हो गए। टैबलेट भी हमें पता है कि टैबलेट एक पर्टिकुलर हम्म। डोजेज में देनी है मेन को और फीमेल को, और कब देनी है। जब सिरम काम नहीं कर रहा तब देनी है, या कोई स्टेज होगी जिसमें हम सोचते हैं कि आप मिनॉक्सिल टैबलेट देनी है। उनको ये भी पता चल गया कि 2.5 की टैबलेट आती है, 2.5 की टैबलेट भी खानी शुरू कर दी। रिसेंटली मेरा पेशेंट आया, वो 2.5 की 3 टैबलेट खा रहा था दिन में, कि नहीं 2.5 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7.5 से भी नहीं हो रहा। इतनी हाई डोज मिनॉक्सिल की खा रहे, और किसी डॉक्टर से नहीं पूछा, खुद नेट से सर्च किया और केमिस्ट से जाके ली और खानी शुरू कर दी। और रिजल्ट? रिजल्ट, अब जो 2.5 से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, वो 7.5 से भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। हमें पता था कि उसको इतना हेयर लॉस हो ही नहीं रहा जितना वो फिनिकी है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग। उसको इतना बॉदर कर रहा था वो शेडिंग फेज, जो नॉर्मल बाल टूटते हैं, हम्म। या उसको लग रहा था मेरे बाल वैसे नहीं रह गए जो मेरे 15 साल की उम्र में थे। वो उतनी डेंसिटी लॉस नहीं हुआ था, उसके बाल बिल्कुल ठीक थे। पर उसने खा खा के, क्योंकि मिनॉक्सिल शेडिंग तो करेगा ना, हम्म। तो झड़ रहे हैं, बढ़ाता जा रहा है डोज, बढ़ाता जा रहा है डोज। और हमने कहा नुकसान होता है इससे। तो अच्छा, फिर बताया गया उसे कि 2.5 mg से ज़्यादा एक दिन में नहीं खानी है, इससे ज़्यादा नहीं करना, और सीरम भी धीरे-धीरे बंद करो। हम्म। सीरम भी दिन में 4-4 बार लगा रहे हैं, वो भी 12.5 mg का सबसे हाईएस्ट डोज़। आप टैबलेट भी खा रहे हो दिन में 3-3 की, पता नहीं मिनॉक्सिल खाते ही क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मिनॉक्सिल खाने से, एक पर्टिकुलर डोज़ पे मिनॉक्सिल काम करती ही करती है, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 5% पे जितना उसका बेस्ट इफ़ेक्ट है, जो आप सोचो कि 10% पे आएगा, ऐसा नहीं है कि 10% पे कुछ ज़्यादा आएगा। वो ओके। 5% पे आ चुका है। अब धीरे-धीरे हर चीज़ का एक सीलिंग इफ़ेक्ट होता है, रेजिस्टेंस आ जाती है। अब वो मॉलिक्यूल आपके स्कैल्प पे काम नहीं कर रहा। अब आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है कि मैं क्या करूँ? वो डॉक्टर के पास नहीं आएँगे, वो केमिस्ट के पास जाएँगे, 10% ले आएँगे। 10% पे केमिस्ट बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, 12.5 ले लो, वो 12.5 ले आएँगे। ऐसा करो आप टैबलेट खा लो, टैबलेट खा लेंगे। वो डॉक्टर के पास नहीं आएँगे। कैसे पता होगा कि मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, अब मुझे ट्रीटमेंट चाहिए? सबसे पहले मेन की बात करते हैं। मेन में सबसे पहली चीज़ है जो आप नोटिस करोगे, कि आप बोलोगे कि मेरा बाल पहले बहुत मोटा था, अब वो पतला हो गया धीरे-धीरे। बाउंस आना बिल्कुल बंद हो गया है, वैसे नहीं रहे जैसे थे। दूसरी चीज़ है कि आपको लगेगा कि आपने पानी डाला नहाते वक़्त, शावर में गए आप, तो आपको बाल जब थोड़े से पानी से गीले हो जाते हैं, तो आपको स्कैल्प विज़िबल दिख रहा है। इसका मतलब है डिफ्यूज़ पैटर्न हेयर फॉल हो रहा है अभी। अभी हम इसको 1 और 2 स्टेज में कैटेगराइज़ नहीं करेंगे कि ये मेल पैटर्न है, अनलेस अनटिल बहुत सिग्निफिकेंट जेनेटिक हिस्ट्री हो, कि भाई फादर की और दादाजी की तो थे ही नहीं। ओके। मैं उसको वहाँ कैटेगराइज़ नहीं करूँगी। मैं पहले सबसे पहले ट्रीट करूँगी कि कोई स्कैल्प की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। क्योंकि एक बार आप ट्रीटमेंट में घुसते हो मेल पैटर्न के, तो फिर वो शुरुआत हो जाती है। तो हमें देखना है सबसे पहले कि हम कहाँ पे अटके हैं। अगर डैंड्रफ है तो पहले डैंड्रफ क्लीन करो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसके बाद भी आप बोलते हो कि नहीं मेरा तो बाल उतने ही झड़ रहे हैं या थिनिंग उतनी हो ही रही है, तब डेफिनिटली हम बोलेंगे। और इसमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता मेल में। मेल में कभी हम नहीं बोलेंगे कि ब्लड टेस्ट का, हम सिवाय विटामिन बी 12, विटामिन डी और आयरन के ब्लड टेस्ट के, हम कभी मेल में ये नहीं बोल सकते कि टेस्टोस्टेरोन चेक करा के लाओ। उसका कोई हम्म। मतलब नहीं है। पैटर्न है, दिख रहा है सामने, हेयरलाइन पीछे चली गई है, और अब आप बाल इतने लंबे रख रहे हो कि यहाँ से यहाँ लाके कवर कर कवर रहे हो, करने पड़ रहे कवर कर रहे हो, हैं। और उसके ऊपर कैप पहन रहे हो, कुछ कर रहे हो। आपने अपने तरीके निकाल लिए स्कैल्प को कवर करने के। ये वाला बाल इतना लंबा कर लिया कि पीछे तक चला जाए, ये वाला ऐसा हम्म। कर लिया कि इधर चला जाए। तो आप समझ जाओगे ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, जो आपको इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट बात। फीमेल्स का क्या है? फीमेल में हेयर फॉल होगा, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल हेयर फॉल ज़्यादा होता है। हम्म। तो न्यूट्रिशनल हेयर फॉल आप फिर से वही ब्लड टेस्ट कराओगे, देख लिया आपने, ठीक कर लिया। उसके बाद जो एविडेंट साइंस फीमेल में, वही मांग चौड़ी हो जाना, बाल फ्लैट हो जाना, पोनीटेल पतली हो गई है, और वैसा बाउंस नहीं आता। अब मैं बाल बांध के रखती हूँ तो भी बिल्कुल फ्लैट लगते हैं, मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ तो वैसा हेयर स्टाइल नहीं बनता। इसका मतलब बालों की बहुत थिनिंग हो गई है, बाल वैसा नहीं रहा। ये भी हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से बाल पतला होता चला जा रहा है। तो अब वो फीमेल है। क्लियर कट इंडिकेशंस होते हैं मेल में फीमेल है कि ये हार्मोनल ही है। अब चाहे आप मानो नहीं बोलो कि नहीं, मेरे घर मेरे खानदान में किसी को नहीं था,
या मेरी मदर को नहीं था, हुँ, मेरे दादाजी को नहीं था, उससे कुछ नहीं होगा। आप में शायद वो जीन हमेशा, टेस्टोस्टेरोन हमेशा प्रेज़ेंट है, जीन आपके अंदर प्रेज़ेंट है, कुछ तो ट्रिगर किया है। इट कैन बी डैंड्रफ ऑल्सो, इट कैन बी स्मोकिंग ऑल्सो, इट कैन बी योर स्लीप साइकिल ऑल्सो, इट कैन बी योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑल्सो। कुछ तो ट्रिगर कर दिया। अब वो ट्रिगर हुआ है तो कहीं न कहीं से शुरुआत हुई है, या जैसे मैंने बोला कोविड जैसा कोई ऐसा लंबा बुखार, कोविड के बाद आपको लंबा हो गया। हुँ, तो ये सारी चीज़ों का आप एकदम एविडेंट साइन्स होते हैं कि है, लेकिन आप उसको नहीं देखते हो, आप अपने आप से ट्रीटमेंट करना शुरू करते हो, फिर आप आते इतनी लेट स्टेज में हो कि इतना लॉस हो चुका होता है कि वो आप फिर जब ट्रीटमेंट भी कराना शुरू करोगे तो आपको अब 3-3 6-6 महीने रुकना है, क्योंकि बाल की साइकिल उतनी लंबी है। बाल उतना दिखने में लंबा होने में, फीमेल में तो और भी ज़्यादा लंबा होने में, कि वो पोनीटेल के अंदर वापस बंध जाए, इतना लंबा हो तो 6 से 9 महीने लगेंगे। तो पेशेंस नहीं है फिर, नहीं है लोगों में, पेशेंस हाँ। नहीं है, और पूरे दिस प्रोसेस आप स्ट्रेस में भी रह रहे हो। तो आप ट्रू। वो ट्रिगरिंग फैक्टर भी नहीं हटा रहे हो, और आपको ग्रोथ भी चाहिए। सल्फेट क्या करता है? जब आप सल्फेट के कोई भी शैम्पू अगर आप यूज़ कर रहे हो, क्या करता है वो आपके स्कैल्प में, आपके हेयर्स में? सल्फेट जो है केमिकल है, आपके स्कैल्प को ड्राई करता है। स्कैल्प को ड्राई करता है, इची करता है, केमिकल है, एलर्जी भी हो सकती है। तो पहले तो उस तरीके से नुकसान पहुँचाता है कि अगर स्कैल्प को इची कर दिया, एलर्जिक कर दिया, तो अब स्कैल्प से जो रूट निकल रही थी वो भी इरिटेट हुई, वो झड़ गई। तो सल्फेट इसलिए बहुत कॉमन हो गया हुँ, कि नहीं करना। दूसरा वो क्या करता है, वो आपके बालों को भी फ्रिज़ी बनाता है, ड्राई बनाता है, सारा मॉइस्चर खींच लेता है। तो इसलिए एकदम से बूम आया कि अब सल्फेट फ्री सब कुछ यूज़ करेंगे। सल्फेट फ्री के पीछे भाग रहे हैं, बट फिर भी केराटिन, बोटॉक्स हेयर सब कराएँगे, कलरिंग कराएँगे। पर लेकिन हमें सब कुछ चाहिए, बोटॉक्स और केराटिन भी सल्फेट फ्री लेके आओ। मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, लेकिन एक मॉलिक्यूल को बदनाम ज़रूर कर दिया है कि सल्फेट फ्री करना ही सब कुछ हो गया। मतलब घर पे सब कुछ, आप सारा कुछ करा लोगे लेकिन आप घर पे केयर नहीं करोगे। हुँ, वहाँ पे आपकी सिचुएशन खराब होती है। फिर वो केमिकल ट्रीटमेंट से इतने फ्रिज़ी होते हैं बाल, फिर उसको ठीक करने के लिए फिर से केराटिन करा लेते हैं जाके। फिर केमिकल ट्रीटमेंट होगा, फिर बाल फ्रीज़ी होंगे, फिर से केराटिन या बोटॉक्स करा लेंगे कि बाल फ्रीज़ी हो रहे हैं। कलर कराया, बाल फ्रीज़ी हुए, फिर से जाके फिर से केमिकल ट्रीटमेंट ही करा रहे हैं उसके लिए। पर घर पे कोई अच्छा कंडीशनर, हेयर मास्क, जो आजकल इतने अच्छे-अच्छे आ गए हैं, एक्चुअली में प्रोडक्ट्स आर कमिंग वेरी गुड, कि आप अपना घर पे अगर आप रेगुलर यूज़ बना लो कि मुझे कंडीशनर या हेयर मास्क यूज़ करना है, आप मेंटेन कर सकते हो उस रिज़ल्ट को। आपने कलरिंग भी कराया, आपने केराटिन भी कराया, सबके रिज़ल्ट मेंटेन हो जाएँगे, हेयर फॉल भी रुकेगा। बट यू फॉर दैट यू नीड पेशेंस एंड यू नीड टू हैव टाइम ऑल्सो, कि मुझे हेयर केयर भी उतनी इंपॉर्टेंट है। हेयर केयर नहीं करेंगे, स्किन केयर रूटीन में घुस जाएँगे कि स्किन में जैसे 10 स्टेप करेंगे तो कोरियन ग्लास स्किन हो जाएगी, लेकिन हेयर के लिए उतनी मेहनत नहीं करेंगे। 3 शैम्पू जो आप रिकमेंड करना चाहो फॉर विंटर के लिए। ठीक है। अब उसमें मेंस एंड वुमेन्स दोनों हैं। हाँ, तो जैसे बार-बार हम बात करें कि डैंड्रफ की बहुत टेंडेंसी रहेगी विंटर्स में, तो एक डैंड्रफ का शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईज़िली अवेलेबल है, सेल्सिन शैम्पू आता है। कॉमनली अवेलेबल रहेगा, आपको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। डैंड्रफ के शैम्पू हमेशा थोड़े से बालों को ड्राई करते हैं, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने इसे नॉर्मल किसी भी शैम्पू में हाफ एंड हाफ मिलाकर हफ्ते में 2 बार से धोएँ, तो हुँ, वो आपका काम हो जाएगा। दूसरा है जिनका बहुत ऑयली स्कैल्प है, वो आप यूज़ कर सकते हो बायोडर्मा का नोट डीएस करके आता है शैम्पू, वेरी गुड क्लैरिफाइंग शैम्पू, स्कैल्प को क्लीन रखेगा, पीएच मेंटेन रखेगा, और आपके बालों को भी अच्छा हाइड्रेशन देता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं हेयर फॉल की, कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो एक नॉर्मल शैम्पू मैं ऐड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ अपने डेली रूटीन में, तो एनाफेस करके आता है हेयर फॉल, एंटी हेयर फॉल शैम्पू, वेरी गुड शैम्पू। ये है ही बालों आपके, डेफिनेटली आपको 2 या 3 वॉशेज़ में ही अपना हेयर फॉल कम होता हुआ दिखेगा ड्रास्टिकली। तो ये आप कर सकते हो। ये आपके मतलब और ये सारे हुँ, कॉमनली अवेलेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। ये सब ओवर द काउंटर्स अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं। ओके। कोई वर्स्ट केस आप डिस्कस करना चाहोगे जो आपके पास पेशेंट आते हैं कि आपने क्या वर्स्ट देखा हेयर फॉल में? सी वर्स्ट मेरे केसेस में मुझे लगता है कि फीमेल पैटर्न हेयर लॉस मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगा। वो मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि फीमेल्स के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट में भी। हुँ, अगर और डेफ़िनेटली उनके लिए ज़्यादा कॉस्मेटिक रीज़न भी है ये। अगर आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है, हार्मोनल पैटर्न में इतना हेयर लॉस हो गया कि पूरी बाल डेंसिटी हो गई, पूरा स्कैल्प विज़िबल है, तो इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर देम, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हुँ, ऑफ़िस नहीं जा पा रही, उसके लिए उसके चक्कर में विग्स पहन रहे हैं। विग्स पहन रहे हैं तो और क्योंकि विग्स कैसे लगाते हैं, विग्स भी बालों में ही टाई अप होता है, तो विग्स की वजह से और हेयर फॉल हो रहा है। तो वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है उनका ट्रीटमेंट करना, बिकॉज़ नाउ दे आर लूजिंग पेशेंस ऑल्सो। अब उनके अंदर पेशेंस नहीं कि एक-एक बाल दिखे, वो हुँ, इतना लंबा हो, मैं हुँ। पोनीटेल बनाऊँ, मैं हेयर स्टाइल बनाऊँ, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और वो कभी भी सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते। तो फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊँ कि फीमेल के लिए भी आजकल हेयर ट्रांसप्लांट होने लग गए हैं।
एंड दैट इज वेरी गुड रिजल्ट्स। अब लेकिन फीमेल्स को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट ही इन जनरल लगता है कि मेन के लिए ही है सिर्फ, ऐसा नहीं है। ओके। फीमेल्स इतना हेयर ट्रांसप्लांट कराने लग गई हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन हेयर ट्रांसप्लांट जो फीमेल्स में हुआ था वो एक रीज़न की वजह से हुआ था, जैसे जिनका बहुत ही माथा चौड़ा है, हेयरलाइन बहुत पीछे है, तो उनको बॉदर करता है कॉस्मेटिकली, तो उनको लगता है कि हम हेयर ट्रांस, तब उन्होंने सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था कि थोड़ा हेयरलाइन पीछे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो मेरा माथा जो एकदम चौड़ा लगता है उसको शेप मिलेगी। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई थी। बट देन वी रियलाइज कि पीसीओडी या आपको जो हार्मोनल हेयर फॉल हो रहा है उसमें आपको इतना ज़्यादा बॉल्ड स्कैल्प दिख रहा है हम्म। कि वो उन्हें बॉदर कर रहा है, तो उन केस में भी हमने हेयर ट्रांसप्लांट करना शुरू किया एंड वेरी गुड रिजल्ट्स। पूरा स्कैल्प कवर हो जाता है, बाल इतने लंबे आप रखते हो कि हेयर स्टाइलिंग हो पाती है। डेफिनेटली फीमेल्स में वैसा एक सेशन में काम नहीं होगा जैसे मेल्स में हो जाता है। आपको 2-3 सेशंस लगेंगे क्योंकि हमें धीरे-धीरे आपको अनशेवन हेयर ट्रांसप्लांट करना है। तो अनशेवन में हमें भी देखना पड़ता है कि आप बाल आज हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी कल आप हेयर स्टाइल बना पाओ। हमें उस स्टेज में आपको घर भेजना है। तो हमें भी स्टेज 3 या 4 सिटिंग में जाकर आपका हेयर ट्रांसप्लांट पूरा होगा। मेल्स में होता है कि एक साथ शेव कर दिया, जितने ग्राफ्ट चाहिए सब निकाल लिए और अगले दिन से एक साथ बाल उगेंगे। तो मेल्स ओके। में आसान रहता है। फीमेल्स थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू, स्पेशली जो ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमें सिर्फ विग ही लगानी है सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे नोटिस किया अपने आसपास ही, जिन लोगों ने हेयर का ट्रीटमेंट लिया है, ट्रांसपेरेंट कराया उन उन लोगों ने, तो उसमें क्या होता है कि उनके ना ऐसे ऐसे जो बाल थोड़े टाइम के बाद रीग्रो कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल बाल होते हैं या हुँ, आर्टिफिशियल बाल होते हैं वो वो? जो रीग्रो कर रहा है वो अपना खुद का बाल है। ओके। हाँ, आपको जो बेबी हेयर्स दिखते हैं, हाँ। वो सारे आपके खुद के बाल हैं। अच्छा। हाँ, तो ये होता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कराते हो तो आपको पीआरपी वगैरह इंजेक्शंस थोड़े उसके बाद भी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। क्या क्या होता है, क्या क्या आफ्टर ट्रीटमेंट क्या प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है ऐसा या नहीं? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सबसे क्रूशियल पीरियड रहता है फर्स्ट 3 मंथ्स। आपका हम्म। हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, 3 महीने में जो आपने रूट्स लगाई थी वो सारी वापस, अब रूट्स तो रह गई हैं लेकिन उनके साथ जो छोटा-सा बाल था वो शेड ऑफ करेगा ही करेगा। तो लोगों ओके। को 3 महीने तक लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ हम्म। रहा और सारे बाल झड़ गए। 3 महीने बाद ग्रोथ होनी शुरू होती है क्योंकि मैंने कहा ना 3 महीने हेयर साइकिल है, साइकिल अब जो होता है। उगेगा। ओके। अब वो 3 महीने बाद उगना शुरू होगा, स्कैल्प पे दिखेगा, 3 महीने बाद पूरी कवरेज दिखेगी कि मेरा हो गया। पर सबसे ज़्यादा आप पेशेंस लूज़ आउट करते हो शेडिंग फेज़ में, उस टाइम पे रेस्टलेसनेस होती है। जैसे ही आपने वो 3 महीने क्रॉस किया, यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स ऑन योर स्कैल्प। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो लोग नहीं समझते, आज आपका मेल पैटर्न हेयर लॉस है स्टेज 3 या स्टेज 4। आप मेरे पास किसी कंसर्न से आए, आपने बोला कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो मुझे आगे इतना एरिया दिख रहा है कि यहाँ तो हेयर हम्म। ट्रांसप्लांट ही होगा। मैंने आपको उतना एरिया हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया। जो पीछे आपके बाल थे, जो ऑलरेडी थे उस टाइम पे, आपको लग रहा है कि मैं इनकी केयर ना भी करूँ तो चल जाएगा। अब 1 साल बाद वो चले गए, जो आपके हम्म। ओरिजिनली थे, जो हमने लगाए वो रह गए। तो अब फिर से सिर्फ हेयरलाइन दिख रही है, क्राउन के बाल नहीं है। अब आपको फिर से बॉदर कर रहा है कि ये रिजल्ट वैसा नहीं रहा, जैसा तब था, जब हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। फिर इसको बहुत ईज़िली कैटेगराइज़ करते हैं कि मेरा तो हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया। फेल नहीं हुआ है, ओके। फेल बोल देते हैं कि फेल हो गया। फेलियर ये नहीं है। हम्म। फेलियर ये है कि जो आपकी उस टाइम पे कंडीशन थी स्कैल्प की, उन बालों का आपने कोई मेहनत ही नहीं करी। आपने आप आते ही इस शिकायत के साथ हो कि अब मैं फिनेस्टाइड खाते हुए और मिनॉक्सिल लगाते-लगाते थक चुका हूँ, अब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिनेस्टाइड और मिनॉक्सिल आगे नहीं खानी। आपको उन बालों के लिए तो खानी है जो आपके सिर पे अभी तक हैं। हम्म। उनको नहीं रिटेन करोगे तो सिर्फ वो रह जाएँगे जो हमने लगाए, कि उनकी तो 25-30 साल की गारंटी है। पीआरपी कराते-कराते थक चुके हैं, पीआरपी आगे भी कराना है। रूटीन का हिस्सा बनाना है पीआरपी। और कितने टाइम तक चलते हैं ये? जो ट्रांसप्लांटेड वाले हैं वो तो 25-30 साल रहेंगे। और उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, फिर वापस से कराना होता है? हाँ, जैसे डिपेंड करता है ना, अब जैसे हेयरलाइन थी, आपके हम्म। पीछे के चले गए, अब सेकंड सेशन होगा जिसमें हम आगे पीछे के बाल कवर करेंगे। ओके। जो एरिया आप बॉल्ड हो गया, अब उसमें करेंगे फिर सेकंड सेशन। ओके। हाँ, और अगर आप हेल्प अपने आप से ही मदद करके उसको रिटेन कर पा रहे हो तो आपको हम्म। कभी सेकंड सेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पीआरपी कराओ, जीएफसी कराओ, या मैं बोलूँ नए मॉलिक्यूल्स आ गए QR678 एक्सोसोम, हम्म। आप सारे बालों को उसी से रिटेन कर सकते हो, न्यू ग्रोथ प्रमोट कर सकते हो। पर अब ओके। आपको लग रहा है कि अब मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको ट्रीटमेंट तभी भी कराना होगा, बस ये कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अभी जो आप हर महीने पीआरपी करा रहे थे, अब आपको ढाई 3 महीने में एक बार करा ली। पीआरपी क्या होता है? पीआरपी मैंने बताया, आपका ब्लड लेके जो अच्छा। सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ओके। ओके। उससे पीआरपी बनता है, वो आपके स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं। तो ओके। आपको वो कराते रहना है। एंड डू यू आल्सो हैव बियर्ड ट्रीटमेंट, बिकॉज हाँ, कहीं ना कहीं यूथ को आजकल सबको हाँ, हाँ, दाढ़ी चाहिए, वो भी हाँ, घनी। हाँ।
क्या ऑप्शंस हैं? बियर्ड में भी देखिए सबसे पहले तो यही है कि हम बियर्ड पैची होने का या स्कैंटी होने का रीज़न है कि एक तो आप पहले 27-28 साल तक वेट करो। पहले से ही रेस्टलेस मत हो जाओ कि मेरी बियर्ड नहीं आ रही। हुँ, तब तक आप वेट करो, हो सकता है आपकी बियर्ड अचानक से 27-28 की एज में वापस वैसी डेंसिटी आ जाए, अगर कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है तो। अगर नहीं आ रही उसके बाद भी स्कैंटी है, पैची आ रही है, तो पैची के लिए हम देखते हैं कि किस टाइप का पैच है। कहीं वो एलोपेशिया तो नहीं है कि अंदर से ही आपका हुँ, फॉलिकल खराब हो गया है। हुँ। तो पहले उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें लगता है नहीं ऐसा नहीं है, पैची नहीं है, तो फिर आप बियर्ड ट्रांसप्लांट भी करा सकते हो। फिर उसका आंसर सिर्फ बियर्ड ट्रांसप्लांट है। ऐसा ओके। नहीं कि यहाँ पे मिनॉक्सिल लगाने से या यहाँ पर पीआरपी कराने से ये वाले बाल आ जाएँगे। क्योंकि यहाँ पर बाल ना आने का रीज़न सिर्फ एक है कि वहाँ रूट ही नहीं है, और रूट नहीं है तो कोई भी चीज़ वहाँ काम कैसे करेगी? तो पहले रूट लगानी है। तो वो भी हम हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू पहले बियर्ड लगाते हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदा लोगों को ये हो जाता है कि जब बियर्ड ट्रांसप्लांट कराने आते हैं, बिल्कुल ट्रेंडी बियर्ड बनवाते हैं। हाँ। फ़ोटो दिखा-दिखा के कि मुझे शाहिद कपूर जैसी चाहिए, हुँ, मुझे हुँ। इसकी जैसी चाहिए, विक्की कौशल जैसी। अब पूरी बियर्ड दिखा के उसकी ऐसे आती है, ऐसी चाहिए, यहाँ गैप चाहिए, यहाँ गैप चाहिए, प्रॉपर और एकदम आपकी बहुत अच्छी बियर्ड बनती है। तो बियर्ड ट्रांसप्लांट इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि आपको बिल्कुल अपनी मनचाही बियर्ड मिल सकती है उसमें। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं आज तक कभी किसी हेयर को? ट्रांसप्लांट के? हाँ, नहीं। चाहे वो बियर्ड का हो या हेयर का हो, लाइक मतलब हेड का? साइड इफ़ेक्ट इसमें हेयर ट्रांसप्लांट में अपना कोई रिलेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड हुँ, इफ़ेक्ट इसमें ये है कि जहाँ जहाँ हो रहा है उस एनवायरनमेंट की आपको देखना है कि स्टेराइल एनवायरनमेंट में हो, हुँ, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर हो। और लोग आजकल बहुत ज़्यादा जाके 20-20 हज़ार में हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं जहाँ पे स्टरलिटी नहीं है। तो जैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट आप लगा रहे हो, है तो सर्जिकल थिंग ही, हुँ, तो आपने लगवाया तो इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्कैल्प पे पूरे दाने हो रहे हैं। या हुँ। आपको दवाई जो आपको लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है उस एरिया को नम करने के लिए, क्योंकि आपको ग्राफ्ट निकालना है, लगाना है, उसकी डोजेज इतनी ज़्यादा हो गई कि बॉडी में नुकसान कर रही है। तो आपको वो चीज़ें देखनी है कि आप किसी से भी कराओगे तो आपने बहुत सारी चीज़ें भूल ही गए हो देखना, हुँ। कि आपने स्टेरिलिटी नहीं देखी, आपने डोजेज नहीं देखी, किस तरीके से हो रहा है, वहाँ एनवायरनमेंट क्या है, वो सब देखकर आपको उसके बाद नुकसान अपना हेयर ट्रांसप्लांट का नहीं है। और तो अगर आपको भी कुछ ऐसी प्लानिंग चाहिए हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड या बियर्ड ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो मुझे लगता है बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सटीक नॉलेज मैम ने दी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर आपको अपने हेयर से रिलेटेड या बियर्ड से रिलेटेड कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैम की डिटेल्स ना सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप जाना और मैम के साथ कनेक्ट करना। और मैम जाते-जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, बस यही है कि अगर यूथ के लिए आपको मैसेज कोई? हाँ, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो प्लीज़ उसको लाइटली मत लीजिए। उसको बिल्कुल ये मत सोचिए कि हेयर फॉल हो रहा है तो बस हमने दवाइयाँ अपने आप शुरू कर दी। अगर उसको डॉक्टर्स इवैल्यूएशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो एक कदम बढ़ा के डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, एंड टू फाइंड आउट कि उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। डोंट जस्ट थिंक कि हेयर फॉल हो रहा है तो किसी भी चीज़ से ठीक हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपके मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न की शुरुआत हो और आप लेट हो जाएँ अपना ट्रीटमेंट करते-करते, फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। डन मैम। थैंक यू थैंक यू, सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।